Hi everyone, this is Mukesh from Government Girls College Taranagar. Welcome to our YouTube channel once again. ह्यूमन फिजियोलॉजी की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंटेंट्स को। फर्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, जिसमें हम रीएब्जॉर्प्शन रूट और ट्रांसपोर्ट की जानकारी लेंगे। दूसरा हम देखेंगे रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन एंड पीसीटी। पीसीटी के अंदर कौन कौन से सॉल्यूट्स हैं जो रीएब्जॉर्ब होते हैं, सीक्रेट होते हैं, उनकी मैकेनिज्म क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन इन लूप ऑफ हेनली। देन वी विल मूव ऑन टू रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन इन अर्ली डीसीटी। उसके बाद हम देखेंगे रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। एंड फाइनली हम पढ़ेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन, कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन को कौन कौन से हार्मोन्स कैसे रेगुलेट करते हैं। तो इसके अंदर हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला अपना होगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसमें हम तीन हार्मोन्स की जानकारी लेंगे। पहला है रेनिन, दूसरा एंजियोटेंसिन और थर्ड है एल्डोस्टेरोन। उसके बाद हम देखेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मैकेनिज्म को, कि कैसे ये यूरिन फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है। देन हम पढ़ेंगे एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे विद पैराथायरॉयड हार्मोन। सो लेट्स बिगिन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। लास्ट क्लास में हमने देखा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर एक एंटिटी आई थी GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू होती है 125 ml पर मिनट। तो प्रत्येक मिनट 125 ml फ्लूइड पीसीटी के अंदर आएगा या ग्लोमेरुलस के अंदर आएगा। लेट्स फॉरगेट पीसीटी। तो 125 ml पर मिनट आता है, तो 30 मिनट्स के अंदर फ्लूइड आएगा लगभग 3750। और अपनी बॉडी में टोटल ब्लड प्लाज्मा होता है लगभग 3.5 लीटर। तो ये वॉल्यूम तो ब्लड प्लाज्मा से भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि अधिकांश ब्लड सेल्स आती नहीं, इसलिए हम ओनली ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कुछ पार्ट या बहुत सारा पार्ट है जो वापस ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिटर्न हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। मतलब रीएब्जॉर्प्शन इज़ द रिटर्न ऑफ मोस्ट ऑफ द फिल्टर्ड वाटर एंड मैनी ऑफ द फिल्टर्ड सॉल्यूट्स टू द ब्लड स्ट्रीम। अर्थात अधिकांश वाटर और फिल्टर्ड सॉल्यूट्स का ब्लड स्ट्रीम में वापस रिटर्न होना क्या बोलेंगे हम इसको, रीएब्जॉर्प्शन। और ये किया जाता है रीनल ट्यूबुल की सेल्स के द्वारा। तो रीनल ट्यूबुल की सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, वो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करेंगी, लेकिन लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया जाता है पीसीटी की सेल्स के द्वारा। कुछ सॉल्यूट्स जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट, जो कि बहुत एसेंशियल होते हैं अपनी बॉडी के लिए, तो इनका रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। नेफ्रॉन्स और कलेक्टिंग डक्ट का अगला फंक्शन होता है सीक्रेशन। सीक्रेशन का मतलब होता है किसी भी मटेरियल का ब्लड से ट्यूबुलर फ्लूइड या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर ट्रांसफ़र। ये भी किया जाता है ट्यूबुल सेल्स के द्वारा। और कुछ सीक्रेटेड सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम, अमोनियम आयंस, क्रिएटिनिन और कुछ ड्रग जैसे कि पेनिसिलिन, इनका बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार सीक्रेशन किया जाता है। रीएब्जॉर्प्शन रूट, अगर हम एक ट्यूबुल सेल की बात करें तो ट्यूबुल सेल का वो पार्ट ट्यूबुलर फ्लूइड या ट्यूबुल की ल्यूमिन के कांटेक्ट में आता है, इसे हम बोलते हैं एपिकल मेम्ब्रेन। और इसका वो पार्ट जो बेस और साइड्स बनाता है और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, उसे हम बोलते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। ट्यूबुल सेल्स के बीच में टाइट जंक्शंस पाए जाते हैं। अगर हम बात करें रीएब्जॉर्प्शन के रूट की, तो दो टाइप के रूट बनते हैं। पहला है पैरासेल्युलर और दूसरा है ट्रांससेल्युलर। पैरासेल्युलर रीएब्जॉर्प्शन होता है दो सेल्स के बीच में से, और ट्रांससेल्युलर होता है सेल्स के थ्रू। ट्रांस का मतलब होता है थ्रू। तो इसमें सबसे पहले कोई भी सॉल्यूट एपिकल मेम्ब्रेन से होता हुआ ट्यूबुल सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, साइटोसोल में एंटर करेगा, और उसके बाद वो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से होता हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर चला जाएगा। हालांकि टाइट जंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ये टाइट जंक्शन काफ़ी लीकी होते हैं। पीसीटी, स्पेशली पीसीटी के टाइट जंक्शन बहुत ज़्यादा लीकी होते हैं, और इनसे होकर कुछ रीएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस पास हो सकते हैं।
रीनल ट्यूबिल के कुछ पार्ट्स में रीअब्जॉर्प्शन 50% से ज़्यादा पैरासेलुलर मैकेनिज्म से होता है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, रीनल ट्यूबिल की सेल्स सॉल्यूट्स को केवल एक डायरेक्शन के अंदर ही मूव करती है और यह ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म या तो एक्टिव होती है या फिर पैसिव होती है। पैसिव के अंदर किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मूवमेंट अपहिल होती है। अपहिल का मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, और उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें पैसिव की, तो पैसिव के अंदर सबसे जो बेसिक मैकेनिज्म है वो है डिफ्यूज़न, और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, जिसके अंदर कुछ कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए मैकेनिज्म होती है ऑस्मोसिस, जिसमें वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब सोल्यूट की लो कॉन्सेंट्रेशन से सोल्यूट की हायर कॉन्सेंट्रेशन या वाटर की लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है। अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी डिराइव की जाती है एटीपी हाइड्रोलिसिस से, और सोडियम पोटेशियम पंप इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी एटीपी हाइड्रोलिसिस से नहीं आती है, कि किसी आयन के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से आती है। किसी आयन के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको किसी दूसरे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कैरियर प्रोटीन्स की, तो दो टाइप के कैरियर प्रोटीन्स हम बार बार देखेंगे। पहला है सिम्पोर्टर और दूसरा है एंटीपोर्टर। सिम्पोर्टर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, और एंटीपोर्टर्स दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स को, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन की रियल स्टोरी स्टार्ट करेंगे। अभी हमने इनके मैकेनिज्म्स पढ़ लिए हैं, इनके प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं, तो हम वन बाय वन रीनल ट्यूब्यूल्स के जितने भी पार्ट्स हैं, डीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, तो इनके अंदर रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशंस कैसे होता है तो ये हम डिस्कस करेंगे। अब हम समझेंगे कि पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन कैसे होता है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जितनी भी एपिथेलियल सेल्स लोकेटेड होती है वो किसी ना किसी सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन या सीक्रेशन करती है, लेकिन लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया जाता है पीसीटी की सेल्स द्वारा। पीसीटी के अंदर फिल्टर्ड वाटर, सोडियम और पोटेशियम का 65% और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जैसे कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का 100% रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। इसके अलावा क्लोराइड का 50%, बाइकार्बोनेट का 80 to 90%, 50% ऑफ फिल्टर्ड यूरिया, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट की वेरिएबल अमाउंट को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम आयंस और यूरिया की वेरिएबल अमाउंट को इस पार्ट में सीक्रेट भी किया जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स का रीअब्जॉर्प्शन हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है सिम्पोर्टर के द्वारा, और सिम्पोर्टर का नाम है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। यह सिम्पोर्टर ट्यूब्यूल सेल के एपिकल मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है, और दो सोडियम और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पीसीटी सेल के साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लूकोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये डिफ्यूज होकर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर चल जाता है। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा बाई सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एटीपी से एनर्जी डिराइव करता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से डिफ्यूज होकर आ जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। ऐसे ही दूसरे सिम्पोर्टर्स भी होते हैं जो सोडियम के साथ साथ फॉस्फेट, सल्फेट, अमाइनो एसिड्स और लैक्टिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो है सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर, जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है और हाइड्रोजन का सीक्रेशन करता है। तो यह एंटीपोर्टर सोडियम को फ्लूइड ल्यूमेन से साइटोसोल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, और हाइड्रोजन को ट्यूब्यूल सेल के साइटोसोल से ट्यूब्यूल के ल्यूमेन के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन के सोर्स की, तो हाइड्रोजन आता है बाइकार्बोनिक एसिड से। बाइकार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से। तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा जनरेट होता है, या फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज या ट्यूबुलर फ्लूइड से साइटोसोल के अंदर आता है।
तो CO2 और H2O को कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा बाइकार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट में डिसोसिएट हो जाता है। अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट आयन के रीअब्जॉर्प्शन की पीसीटी के अंदर, तो बाइकार्बोनेट सबसे पहले हाइड्रोजन जो कि सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है ट्यूब्यूल की ल्यूमेन के अंदर। तो बाइकार्बोनेट और H+ दोनों एसोसिएट होकर बनाएंगे बाइकार्बोनिक एसिड, और बाइकार्बोनिक एसिड को फिर कार्बोनिक एनहाइड्राइज के द्वारा डिसोसिएट कर दिया जाएगा H2 और CO2 के अंदर। तो CO2 एंटर करेगा ट्यूब्यूल सेल में, जहाँ पे ये वाटर से कंबाइन होकर बनाएगा बाइकार्बोनिक एसिड। बाइकार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट होगा H+ और बाइकार्बोनेट के अंदर। बाइकार्बोनेट अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा आएगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। अब जैसे जैसे सॉल्यूट्स रीअब्जॉर्ब होंगे, तो सबसे पहले पीसीटी की सेल के अंदर, उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, और उसके बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर ऑस्मोलारिटी इंक्रीज होगी। इसलिए इनके साथ साथ वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा। वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बोलते हैं ऑब्लिगेटरी वाटर रीएब्जॉर्प्शन। जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इन सॉल्यूट्स के साथ नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, उसको बोलता है फैकल्टेटिव वाटर रीएब्जॉर्प्शन। मतलब यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है बिकॉज ऑफ सोल्यूट रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि सोल्यूट रीएब्जॉर्ब होंगे तो ऑस्मोलारिटी बढ़ेगी तो वाटर इनको फॉलो करेगा। और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है बिकॉज पीसीटी, और जैसे आगे हम बात करेंगे लूप ऑफ हेनली का डिसेंडिंग लिम्ब, तो इसके अंदर स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्वापोरिन 1। इस वजह से ये सेल्स वाटर के लिए बहुत ज़्यादा परमिएबल होती हैं, और इन पार्ट्स के अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि पीसीटी की सेल्स 65% ऑफ फिल्टर्ड वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है। इसका रीज़न ये है कि इनके पास एक्वापोरिन 1 प्रोटीन्स पाई जाती है। क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यूरिया, इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी के सेकेंड हाफ में। तो सबसे पहले क्लोराइड पैरासेल्युलर रूट के द्वारा रीअब्जॉर्ब होता है। अब क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन से नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इस वजह से पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन भी इसको फॉलो देखेंगे। लूप ऑफ हेनली के अंदर रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन कैसे होता है। लूप ऑफ हेनली में आने वाले ट्यूबुलर फ्लूइड की कंपोजिशन पीसीटी में आने वाले ट्यूबुलर फ्लूइड की कंपोजिशन के कंपैरिजन में एकदम से डिफरेंट होती है, क्योंकि पीसीटी के अंदर 65% वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है और सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम का अधिकांश भाग रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लूप ऑफ हेनली के अंदर वाटर का 15%, सोडियम और पोटेशियम का 20 to 30%, क्लोराइड का 35% और बाइकार्बोनेट का 10 to 20%। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम की वेरिएबल अमाउंट को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ऑब्लिगेटरी नहीं होता है, अर्थात ये सोल्यूट के रीअब्जॉर्प्शन के साथ नहीं होता है, क्योंकि लूप ऑफ हेनली का कुछ पार्ट वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। थिक असेंडिंग लिम्ब के अंदर पाए जाने वाली सेल्स के अंदर सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम सिम्पोर्टर्स पाए जाते हैं, जो सोडियम 2 क्लोराइड आयंस और पोटेशियम आयन को एक साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लोराइड आयन बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले लीकी चैनल से होता हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और उसके बाद वासा रेक्टा के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे पोटेशियम वापस ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर आ सकता है, क्योंकि एपिकल मेम्ब्रेन में पोटेशियम के लीकी चैनल्स पाए जाते हैं। अब क्योंकि पोटेशियम है वो यहाँ से निकल चुका है, तो सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इस वजह से जो पॉजिटिव आयंस है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये पैरासेल्युलर रूट से होते हुए इंटरस्टिशियल फ्लूइड और उसके बाद वासा रेक्टा के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब एक चीज़ और है यहाँ पर देखने लायक कि हालांकि लूप ऑफ हेनली के अंदर % वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब के अंदर किसी भी टाइप का वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, क्योंकि यह पार्ट वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। अब हम बात करेंगे कि अर्ली डीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन कैसे होता है। यहाँ तक आते आते 80% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है। डीसीटी के इनिशियल पार्ट के अंदर वाटर का 10 to 15%, 5% सोडियम, 5% क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कि अर्ली डीसीटी के अंदर पीटीएच हार्मोन वर्क करता है और यह कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर के द्वारा। अब हम समझेंगे लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन कैसे होता है। जैसा कि हमने
नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में दो टाइप की सेल्स पाई जाती है, फर्स्ट प्रिंसिपल सेल्स और सेकंड इंटरकैलेटेड सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स सोडियम को रीएब्जॉर्ब करती है और पोटेशियम को सीक्रेट करती है, जबकि इंटरकैलेटेड सेल्स पोटेशियम और बाइकार्बोनेट को रीएब्जॉर्ब करती है और हाइड्रोजन को सीक्रेट करती है। इस पार्ट में वाटर और सोल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन बॉडी की नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन एंटीपोर्टर्स या सिम्पोर्टर्स के द्वारा नहीं होता है, बल्कि लीक चैनल्स के द्वारा होता है। दूसरा, सोडियम जैसे एंटर करेगा, सोडियम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर एंटर करेगा बाय सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। पोटेशियम एपिकल मेम्ब्रेन और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले लीक चैनल्स के द्वारा या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ सकता है या फिर ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर एंटर कर सकता है। अब हम समझेंगे कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन को हार्मोन्स कैसे रेगुलेट करते हैं। 5 हार्मोन्स ऐसे हैं जो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम के सीक्रेशन को अफेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट हार्मोन है एंजियोटेंसिन सेकेंड हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, थर्ड हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन और ADH, फोर्थ हार्मोन है एट्रियल नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड ANP और फिफ्थ हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन और PTH। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड और एल्डोस्टेरोन को हम एक कॉमन पाथवे के अंदर पढ़ेंगे, इसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो किडनी की जेजी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा रेनिन रिलीज किया जाता है। इसका रिलीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से भी हो सकता है। रेनिन लीवर से आने वाले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट किया जाता है लंग्स से आने वाले ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स के द्वारा। एंजियोटेंसिन सेकेंड के 3 मेन फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि यह वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्लड वेसल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है इंक्लूडिंग अफेरेंट आर्टेरियोल। तो अफेरेंट आर्टेरियोल के वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से GFR डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा इसका फंक्शन है, यह किडनीज से सोडियम क्लोराइड और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो यह सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ऑस्मोलारिटी बढ़ेगी, जिससे वाटर उसको फॉलो करेगा और ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा। थर्ड, यह एड्रिनल कॉर्टेक्स को एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो एल्डोस्टेरोन फर्दर सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा। तो इस टाइप से एंजियोटेंसिन के 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है, ये GFR को डिक्रीज करता है बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग अफेरेंट आर्टेरियोल्स। अफेरेंट आर्टेरियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन करके यह GFR को डिक्रीज कर देता है। दूसरा, यह सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है। और तीसरा, यह एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन को प्रमोट करता है और एल्डोस्टेरोन इन टर्न सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। दूसरा हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन या ADH, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। यह हार्मोन DCT के लास्ट पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट में पाई जाने वाली प्रिंसिपल सेल्स की वाटर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। प्रिंसिपल सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर वाटर चैनल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक्वापोरिन 2। ADH एक्वापोरिन 2 के इंसर्शन को स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है। इससे जैसे ही एक्वापोरिन 2 इंसर्ट होगा तो एपिकल मेम्ब्रेन की वाटर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी और वाटर ट्यूबुलर फ्लूइड से सेल्स के अंदर मूव करेगा। ADH की अमाउंट जब बहुत ज़्यादा होती है तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि सीवियर डिहाइड्रेशन के टाइम होता है या फिर हेमरेज के टाइम होता है। फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन को एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जब ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलारिटी बढ़ जाती है, मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तो हाइपोथैलेमस में पाए जाने वाले ऑस्मो रिसेप्टर्स इस चेंज को डिटेक्ट करते हैं। इवन अगर ये चेंज 1% भी होता है तो भी इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH का सीक्रेशन किया जाता है। ADH उसके बाद प्रिंसिपल सेल्स में एक्वापोरिन 2 के इंसर्शन को प्रमोट करता है, जिससे प्रिंसिपल सेल्स वाटर के लिए ज़्यादा परमिएबल हो जाती है और जिससे फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट होता है। और फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन के कारण
प्लाज्मा की ऑस्मोलारिटी फिर से डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हार्मोन है एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड ANP। ANP का सीक्रेशन तब होता है जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि हार्ट से सीक्रेट होता है। यह PCT और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है और एल्डोस्टेरोन और ADH के सीक्रेशन को भी यह कम कर देता है। इसकी वजह से यूरिन में सोडियम का एक्सक्रीशन होता है जिसे हम बोलते हैं नेट्रीयूरेसिस। इसी वजह से इसका नाम है नाइट्रेटिक पेप्टाइड। के फलस्वरूप यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा। यूरिन के ज़्यादा एक्सक्रीशन को हम बोलते हैं डायूरेसिस। और यूरिन के एक्सक्रीशन ज़्यादा होने से, सोडियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा होने से ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। लास्ट हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन का सीक्रेशन तब होता है जब कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर कम होता है। तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम होने से पैराथायरॉयड ग्लैंड स्टिमुलेट होंगी और पैराथायरॉयड हार्मोन को सीक्रेट करेंगी। पैराथायरॉयड हार्मोन अर्ली DCT के ऊपर वर्क करता है और अर्ली DCT के ऊपर वर्क करके यह ब्लड में कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। यह फॉस्फेट के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, अर्थात यह फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है। तो दैट इज ऑल वी हैव इन दिस क्लास।